अब नहीं बच सकेगा अभियुक्त नए कानून से। साथ ही साथ कोर्ट को भी सेक्शन 356 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी हुई सारी प्रोसीजर का कंप्लायंस करना होगा। यदि 356 में दी गई सारी प्रोसीजर का कंप्लायंस नहीं हुआ तो इसका सीधा लाभ मिलेगा अभियुक्त को। तो आइए हम देखते हैं सेक्शन 356, ट्रायल इन एब्सेंशिया। इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट इन एब्सेंशिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या है या उद्घोषित अपराधी क्या है? तो इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 में फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा के बारे में एक डिटेल से बताया गया। जिन भी लोगों ने कानून के क्षेत्र में नया प्रवेश किया है वो सेक्शन 84 देखें कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होते हैं, उनकी उद्घोषणा कैसे होती है, जो फरार व्यक्ति होते हैं उनकी उद्घोषणा कैसे की जाती है। यदि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मैं भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम आते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया पर। जब कोई व्यक्ति फर्स्ट उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया है, सेकंड वह विचारण करने के लिए बच रहा है, तीसरा उसे तत्काल गिरफ्तार करने की कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बची है, तो समझा जाएगा कि उसने विचारण के अपने अधिकार का अभित्याग कर दिया गया है। और कोर्ट ऐसे कारणों को लेखबद्ध करते हुए ये मानते हुए जैसे कि वह अपराधी या वह अभियुक्त उपस्थित है, ट्रायल प्रारंभ करेंगे और निर्णय सुनाएंगे। अब ट्रायल प्रारंभ करने से पहले आरोप की विरचना मतलब चार्ज फ्रेमिंग से 90 डेज की अवधि समाप्त नहीं हो जाती तब तक न्यायालय विचारण प्रारंभ नहीं करेंगे। मतलब यदि आरोपी फरार हो गया है और चार्ज फ्रेम हो गया है तो चार्ज फ्रेम से 90 डेज का इंतजार किया जाएगा, इसके बाद ही ट्रायल प्रारंभ की जाएगी। अब अगली प्रोसीजर के पहले कोर्ट कुछ बातों का कंप्लायंस करेगी, जैसे नंबर 1, कम से कम 30 दिन की अवधि, कम से कम 30 दिन के अंतराल से 2 बार गिरफ्तारी वारंट जारी करेंगे। सेकंड, नेशनल और लोकल डेली न्यूज़पेपर में प्रकाशन करके विचारण के प्रारंभ की सूचना दी जाएगी। पेपर पब्लिकेशन से 30 डेज के भीतर उसको उपस्थित होना पड़ेगा। इसके बाद ट्रायल का प्रारंभ किया जाएगा और जो पेपर पब्लिकेशन होगा वो वहीं होगा जहां उसने लास्ट टाइम निवास किया हो। थर्ड, उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स यदि कोई हैं तो उनको ट्रायल के प्रारंभ होने की सूचना दी जाएगी। फोर्थ, ऐसा कोई गृह या रहने का कोई ऐसा स्थान जहां वो मामूली तौर पर कभी रहा हो, उसके किसी सुस्पष्ट जगह पर ट्रायल के प्रारंभ होने की सूचना को चिपकाकर, और वह जिला जहां उसने अंतिम बार निवास किया हो वहां के पुलिस स्टेशन में डिस्प्ले करके। इन सारी प्रोसीजर का कंप्लायंस करने के बाद कोर्ट ट्रायल को स्टार्ट कर सके। उपधारा 3 ये कहती है, सब सेक्शन 356 की सब सेक्शन 3 ये कहती है कि जहां उद्घोषित अपराधी का प्रतिनिधित्व कोई भी अधिवक्ता नहीं कर रहा है वहां राज्य के व्यय पर उसके लिए डिफेंस लॉयर उसकी प्रतिरक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब यहाँ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पालन भी किया गया है। यदि ड्यूरिंग ट्रायल उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है, तब यदि कोई एविडेंस हो चुके हैं तो वह दोबारा उनको एग्जामिन कर सकेगा। मतलब उद्घोषित अपराधी को ये अधिकार है कि वह दोबारा एग्जामिन साक्षी को कर सकता है। यदि अभियुक्त की अनुपस्थिति में ट्रायल समाप्त हो चुकी है और उसके बाद वह उपस्थित होता है तो निर्णय सुनाया जाना जारी रहेगा, उसे दोबारा ट्रायल का अवसर नहीं दिया जाएगा। निर्णय सुनाए जाने के बाद अब अपीलेट कोर्ट में उद्घोषित अपराधी को उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा और इसकी लिमिटेशन रहेगी 3 इयर्स। यदि ट्रायल कोर्ट से बच भी लिया तो अपील करने के लिए अभियुक्त को उपस्थित होना ही पड़ेगा और इसकी लिमिटेशन है 3 साल। अदरवाइज जो निर्णय ट्रायल कोर्ट में हुआ है वही मान्य रहेगा। तो ये है ट्रायल इन एब्सेंशिया 356 ऑफ BNSS। पूर्व संहिता में CRPC की धारा 299 में सिर्फ साक्ष्य लेने का अधिकार था उसकी अनुपस्थिति में। यदि वह फरार हो जाता था तो सिर्फ साक्ष्य लेने का प्रावधान था, परंतु नई धारा में निर्णय तक का प्रावधान जारी किया गया है एवं अपील तक का प्रावधान है कि यदि अपील में भी वह उपस्थित नहीं होता है तो 3 साल का अवसर देने के बाद वही निर्णय माना जाएगा जो ट्रायल कोर्ट ने दिया है।
आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे नए नए अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।